गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय आपके लिए वापस से लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स का सेकंड सेशन। मैं बहुत सारी न्यूज़ें कलेक्ट कर रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। बट आज आपके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ में इकोनॉमी की, एनवायरमेंट की, नेशनल की, इंटरनेशनल की, तो डिफेंस सिक्योरिटी सी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस वीक में हुए हैं और लास्ट वीक में हुए हैं वो मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। और मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी मैगजीन जो मई की मंथ की आने वाली है, मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है और आप उसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और मात्र उसका जो प्राइस है बहुत मिनिमम प्राइस है, ओनली 30 रुपीज़ है। और आप उसको बाई पोस्ट, कहीं भी आप इंडिया में रह रहे हैं, उसको बाई पोस्ट वो उसको मंगवा सकते हैं। और साथ में एडिशनल चीज़ें मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं गिरधर सर, वो आप उनका हिंदू एनालिसिस देखिए, तो कि आप उसको देखेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद हमारे नरेश सर हैं जो मैथ्स के एक फेमस और रिनाउंड टीचर हैं, उनका आप देखिए, वो बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं मैथ्स के साथ में, और एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। और हमारे राजेंद्र सर जो इंग्लिश की फैकल्टी हैं, वो भी अपना बेहतरीन देते हैं अपने, मतलब वो डेली वॉकैब सेशन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, तो वॉकैब सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वॉकेबलरी आपकी इंक्रीज होगी, तो वही आपकी कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके साथ ही साथ हमारे रीजनिंग के मनीष सर हैं, उनकी बेहतरीन ट्रिक्स जो रीजनिंग में आती हैं वो बताते हैं। तो ये आप ऑनलाइन हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। साथ के साथ में हमारी सारी फैकल्टीज़ हैं, अपना पूरा जो इनिशिएटिव है उन्होंने आप सबके लिए सब चीज़ें करी हैं ताकि आपको एक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो मैं बिना देर किए ये सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक में स्टार्ट करूँगा बेटा आपके सामने, इकोनॉमी का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन सेलिब्रेटिंग 30 ईयर्स ऑफ द माराकेश एग्रीमेंट। पहले मैं आपको हिस्ट्री में बताता हूं आपको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को इंक्रीज करना, ट्रेड को एनहेंस करना। जब 1990 में हमारा एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था, एलपीजी कॉन्सेप्ट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय प्रॉपर तरीके से हर चीज में हमारा ओपन ट्रेड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था हमारी कंट्रीज ने। और जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने ये प्रमोट किया कि आपस में हम व्यापार करेंगे और फ्रीली ओपन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर तरीके से व्यापार करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा कि सारी जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा और एक्सचेंज ऑफ आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कॉन्सेप्ट की तर्ज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्रीज के बीच में, वो जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसका काम होता है। तो रिसेंटली उन्होंने 30 ईयर्स को सेलिब्रेट किया है। आपकी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि ये 166 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेटेड हैं। और इससे पहले जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, इससे पहले इसको बोलते थे गेट, गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये सब चीज़ मैं लिखवाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इकोनॉमी की, आप लिखिए साथ में, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे साथ में इकोनॉमी न्यूज़। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन has been सेलिब्रेट। आप अपने साथ एक रजिस्टर रखेंगे, मेंटेन करेंगे मेरे साथ में, जो भी करंट अफेयर्स में आपको नोटेट करा रहा हूँ वो आप नोट करते जाएंगे अपने रजिस्टर में। 30 ईयर्स ऑफ द माराकेश एग्रीमेंट। और इसके मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 166 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। कितने हैं इसके? 166 कंट्रीज। ओके, लिखिए इसमें। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा।
और जेनेवा किस कंट्री में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ओके। और इससे पहले डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किसको किया था? 1995 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूटीओ का निर्माण कब हुआ था? 1995। इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी? आप इसको देखेंगे, गेट। इसकी फुल फॉर्म पूछता है कई बार एग्जाम में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो अब आपको नया कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। मराकेश एग्रीमेंट में हुआ क्या था? इसके ए में आप लिखेंगे साथ में, इसका उद्देश्य ये था कि आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ में मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे हम। मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे अच्छे लेवल पे, और साथ में डिफरेंट कंट्रीज के साथ में बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, और फैसिलिटेटिंग नेगोशिएशंस, जो कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको खत्म करेंगे। फैसिलिटेटिंग नेगोशिएशंस, बातचीत करके, अंडरस्टैंडिंग करके उनके आपस में जो कंट्रीज में जो डिस्प्यूट हैं उसको रिमूव करेंगे बिजनेस को एनहेंस करने के लिए। और इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक आर्थिक सहयोग आपसी कंट्रीज के बीच में हम इसको एनकरेज करेंगे। तो ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द माराकेश एग्रीमेंट। इसको नोट कीजिए। एनवायरमेंट की एक बेहतरीन न्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ग्रीन कलर से लिख रहा हूं ताकि एनवायरमेंट का एक इम्पैक्ट हो आपके सामने। देखिए, सीसीटीएन की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, सीसीटीएन है क्या? तो सीसीटीएन बेसिकली क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, और इसका हेडक्वार्टर का आपसे पूछेगा आपसे, तो इसका हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो सीसीटीएन क्या है? बेसिकली क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। मीन्स कि क्लाइमेट चेंज पे जितने भी टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए, हमें क्लाइमेट चेंज के इशू को बहुत गंभीर मानते हुए इसको ओवरकम करने के लिए और जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए सीसीटीएन का हेल्प ली जाती है। ये क्या करता है? बेसिकली ये नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं, पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, और उनको एक सजग तरीके से इंप्लीमेंट करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर, कंट्री के अंदर। और इसको कौन सी एजेंसी रन करती है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लिखिए इसको। इसी से मैं आपको एनवायरनमेंट में एक और न्यूज बताऊंगा इसके अंदर, जैसे क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। ये कौन सी एजेंसी रन करती है इसको? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? इनिशिएटिव टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज on their climate action, on their
क्लाइमेट एक्शन, देखिए अभी एक ये नया एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये यूएनईपी इसको इंट्रोड्यूस करता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश हैं, उनको बताता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपको कौन कौन से इफेक्टिव मेजरमेंट अपनाने पड़ेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, और जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव करके डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखिए। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट टाइगर नंबर कौन कौन से स्टेट में मौजूद हैं। पूछेगा आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है और टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में है। तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखूंगा इसमें स्टेट विद हाईएस्ट टाइगर नंबर। तो सबसे पहला स्टेट आता है मध्य प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश। सेकंड स्टेट आता है हमारा कर्नाटका, जहां पर बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका। और थर्ड स्टेट आता है हमारा उत्तराखंड, जहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है और बहुत फेमस यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है। और फोर्थ नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में पेच टाइगर रिजर्व है। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर मुदुमलाई और अगस्थ्यमलैया, ये पहाड़ियों के बीच में वहाँ पर ये टाइगर की नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बढ़ाई जाती है तमिलनाडु के अंदर में। तो मैं आपसे पूछेगा बेसिकली टाइगर स्टेट को किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को जाना जाता है, उसके बाद कर्नाटका में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। लिख लीजिए आप इसको, एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगा क्वेश्चन ये। उत्तराखंड में आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बांदीपुर कहाँ पर है कर्नाटका में, और नागरहोल कहाँ पर है कर्नाटका में, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। लिखेंगे अब। नेक्स्ट एनवायरमेंट की एक और न्यूज़ बताना चाहूँगा आपको मैं। तो हरियाणा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हरियाणा के बारे में बताना चाहूँगा कि हरियाणा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। हरियाणा के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं और नॉर्मल जो एसएससी में भी पूछता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें सबसे पहला है कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क और आबू शहर नेशनल पार्क, अबूब शहर नेशनल पार्क। थर्ड है हमारा सुखना लेक, सुखना लेक जो चंडीगढ़ में भी है, यूटी है वहां पे, तो सुखना लेक चंडीगढ़ में भी है, हरियाणा की टेरिटरी में पाई जाती है सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा भिंडवास, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप ये ना समझें कि हरियाणा का ही लिखा रहा हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्टली पूछी जाती हैं। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबूब शहर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, हरियाणा में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इनको लिखिए आप साथ में। और है इसमें खप्परवार,
खपरवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हरियाणा के नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसको लिखिए आप। अगली न्यूज हम लेंगे डिफेंस से, बहुत बेहतरीन न्यूज है ये डिफेंस की। रिसेंटली में एयरफोर्स ने अपनी एक मिसाइल का लॉन्च किया है, उस मिसाइल का नाम है रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2, और इसकी रेंज कितनी है, अराउंड 250 किलोमीटर। और ये कौन इसकी बेसिकली ये इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए रेंजेस भी क्या होती है, एक लो रेंज होती है, मीडियम रेंज होती है, एक हाई रेंज होती है। तो ये मीडियम रेंजेस पे कैटेगरी में आती है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम है रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2। रिसेंटली एयरफोर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें और फीचर्स मैं बताना चाहूंगा आपको, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, मींस कि किसी भी हेलीकॉप्टर से, और जैसे अभी रिसेंटली में इंडियन एयरफोर्स के पास में अपेचे चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं और हॉल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उन्होंने कहाँ से बेसिकली हॉल ध्रुव है वो तो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर के थ्रू मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, अपेचे हेलीकॉप्टर हो गया, उनको किसने दिया, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है यूएस की, उन्होंने वहाँ पे उनको इंडिया को ही सप्लाई करी है। तो ये बहुत ही मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो वारफेयर में बहुत काम आते हैं। और आप देखिए एयरफोर्स ने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब एयर से, हवा से धरती पर ये वार कर सकता है डायरेक्टली, इसलिए इस मिसाइल को एयरफोर्स यूज कर रही है, एयर टू सरफेस मिसाइल। इसकी एक और कैपेबिलिटी बताना चाहेंगे आपको, ये लॉन्ग रेंज रडार है, इसके अंदर लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम लगा हुआ है इसमें। देखिए रडार बेसिकली क्या होता है, ये नेविगेट करता है, ये पूरा सर्कुलेट होता है और इसके थ्रू वो देखता है कि एनिमी का टारगेट है नहीं है, तो अगर वहां पे एनिमी का टारगेट हुआ तो उसको डायरेक्टली वो डिटेक्ट करके हिट करेगा डायरेक्टली मिसाइल के थ्रू। तो रडार का ये काम होता है नेविगेशन करना, नेविगेशन को टारगेट को रिकवर करके उसको हिट करना, ये काम होता है रडार सिस्टम का। ओके, अभी रिसेंटली में एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि केमिकल एक मिलाया जाता है फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए, फलों को पकाने के लिए, एक जैसे आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है, उसी तरह से एक और केमिकल है। तो एग्जाम में अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स होंगे तो पूछेगा आपसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें लिखेंगे आप एक तो पहला बहुत फेमस चल रहा है अभी जो आम को पकाने के लिए किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला ये होता है CaC2 और इथाइलिन। C2H4। तो ये दो केमिकल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है इस टाइम पे, और ये बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। आप जो रॉ मैंगो की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसका टेस्ट होता है वो बिटर हो जाता है इनकी वजह से। हाँ पक तो जाते हैं पर उनका ओरिजिनल जो टेस्ट होता है, नेचुरल टेस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। बट क्या है कि जो होलसेल मार्केट में जो सब्जी विक्रेता होते हैं वो इसको प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और मार्केट में सेल आउट करने के लिए ये सब केमिकल्स का यूज करके वो सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एक बहुत बेहतरीन डिफेंस की एक और अच्छी न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली में एक हैंगर क्लास सबमरीन का वो किया है, इंट्रोड्यूस किया है चाइना के थ्रू। तो मैं आपको डिफेंस बताना चाहूंगा कि हैंगर क्लास मिसाइल क्या, सबमरीन्स क्या होती है और
कलवारी क्लास सबमरीन क्या होती है? अभी रिसेंटली में हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा कि आपको हमारे पास कलवारी क्लास सबमरीन्स हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कलवारी क्लास सबमरीन्स क्या होती हैं, पनडुब्बियां जो होती हैं, कलवारी क्लास जो पनडुब्बियां होती हैं, और हैंगर क्लास सबमरीन्स होती हैं पनडुब्बियां, उनमें क्या क्या अंतर होता है। और पाकिस्तान चाइना की हेल्प से हैंगर क्लास सबमरीन का यूज़ कर रहा है, और इंडिया में ऑलरेडी हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यूज़ कर रहे हैं, और वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? कलवारी क्लास सबमरीन में आती हैं। तो आप लिखेंगे इसको, डिफेंस का ही टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ सबमरीन्स। तो इसमें मैं पहले आपको ये डिफरेंस समझाऊंगा, फिर मैं आपको लिखाऊंगा हैंगर क्लास सबमरीन और कलवारी क्लास सबमरीन। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन मैं बताना चाहूंगा आपको, हैंगर क्लास सबमरीन के अंदर क्या फीचर्स होते हैं। तो इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। सेकंड, स्टे सबमर्ज्ड विद अ लॉन्ग टाइम, स्टे submerged for the long time। देखिए, और इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है? मोर मॉडर्न एंड बैटल टेस्टेड आर्मामेंट, बैटल टेस्टेड आर्मामेंट। सेकेंड क्या है इसकी कैपेबिलिटी? इट कैरीज torpedoes and anti-ship missiles। और इसका कौन यूज कर रहा है? कंट्री इंडिया। और हैंगर क्लास सबमरीन को कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान। और कौन कौन किस कंट्री ने इसको प्रोवाइड किया है? चाइना ने। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, पहला फीचर इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। जैसे सपोज करो ये सबमरीन है, तो इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। मतलब ये कि ओशियन के अंदर जो अपर जो एटमॉस्फेयर होता है, सो एयर की हेल्प से ये प्रॉपर तरीके से अपना प्रोपल्शन सिस्टम को रन करता है। मीन्स किसकी, ये पूरी यहाँ तक समुद्र में डूबी रहेगी, और ऊपर का एक पार्ट है वो एयर को रिसीव करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को रिसीव करके अपने प्रोपल्शन सिस्टम में इंजन को रन करेगा। तो ये एक इसका फीचर होता है। और इसकी कैपेबिलिटी सेकंड ये होती है कि ये काफ़ी लंबे समय तक गहरे पानी में रह सकता है, गहरे समुद्र में रह सकती है पनडुब्बी। तो स्टे सबमर्ज विद द लॉन्ग टाइम, ये एक सेकंड फीचर है इसका। हमारी क्लास सबमरीन की बात करता हूं मैं, कलवारी की। तो हमारी क्या है कैपेबिलिटी? मोर मॉडर्न एंड बैटल टेस्टेड आर्मामेंट। मीन्स कि हमारे पास, हमने इसमें सबमरीन के अंदर बैटल ओरिएंटेड आर्मामेंट्स, मीन्स हथियारों को एक प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें टॉर्पीडोस, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। एंटी शिप मिसाइल्स मींस सपोज करो कोई भी शिप आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी शिप मिसाइल्स है, और टॉर्पीडो की हेल्प से, एक टॉर्पीडो मींस की एक प्रॉपर तरीके से मिसाइल्स को फायर करता है। तो टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल इसमें हम स्टे कर सकते हैं साथ में। तो ये दोनों में फीचर्स में डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा अभी एग्जाम में कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कौन सी क्लास सबमरीन्स का यूज़ किया है, तो आपसे पूछेगा हैंगर क्लास सबमरीन्स। पर ये फीचर्स हैं, आपको डीप में बताना जरूरी था ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठे। नेक्स्ट लिखेंगे आप,
आपसे पूछेगा कि चिथिराई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। चिथिराई फेस्टिवल, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पेन में। चिथिराई त्योहार का मनाया जाता है, तो चिथिराई फेस्टिवल मनाया जाता है वैगई नदी पर, मीनाक्षी मंदिर के पास। दक्षिण भारत के एक बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर की शैली है, द्रविड़ शैली का मंदिर है और मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर की जो शैली है बहुत उत्कृष्ट सभ्यता को दर्शाती है, तो मीनाक्षी मंदिर के अंदर ही बनाया गया है। और इस मंदिर की आप देखेंगे कभी डायग्राम इसको, तो इस मंदिर की शैली है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गोपुरम बनाए गए, मंडपम बनाए गए, जो एक भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर के अंदर, और ये किस स्टेट में है पूछेगा आपसे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में चिथिराई फेस्टिवल बनाया जाता है, पूछेगा आपसे एग्जाम में, और किस नदी के किनारे, वैगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर में तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन था। अगला देखेंगे हम, अगला है प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस किसको मिला है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस किसको मिला है? जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, 2024 का इनका नाम है, ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आलोक शुक्ला जी। ठीक है, तो इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 मिला है पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण को सस्टेन करने के लिए। और इनका बेसिकली इन्होंने क्या कार्य हैं आप देखेंगे जरा, ये फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट है। जंगल में मौजूद जितनी भी जनजातियां हैं और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके अधिकारों के लिए इन्होंने प्रयास करते हैं, तो इसी के उद्देश्य से इनको ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज प्रोवाइड किया गया है। तो लिख लीजिए इसको, एनवायरमेंट की बहुत बेहतरीन न्यूज़ है ये। डिफेंस की एक और न्यूज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। अभी रिसेंटली में एक एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। और ये किसने कंडक्ट करी है? इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी है, कहां पर? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, ये एक्सरसाइज पूछेगा, एक्सरसाइज पूर्वी लहर किसने कंडक्ट करी है? इंडियन नेवी ने करी है, ईस्टर्न कोस्ट पे, अपनी टेक्नोलॉजी को रोबोस्ट करने के लिए और आपस में कोलैबोरेशन इंक्रीज करने के लिए, कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे आप, देखिए आपने कभी एनवायरमेंट के न्यूज़ है ये वापस से, जो नदियों में बेसिकली आपने देखा होगा जल कुंभी जिसको बोलते हैं, जल कुंभी की वजह से क्या होता है कि एक्वाटिक सिस्टम होता है ना, पूरा इकोसिस्टम वाटर का,
नदियों का बात करूँ मैं, ओशियन की बात करूँ, सी की बात करूँ, तो पॉन्ड्स की बात करूँ, तो वाटर हाइसिनिथ की वजह से प्रॉपर तरीके से जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है वो हो जाता है उसमें। मीन्स की जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको नहीं मिल पाती है, और जलकुंभी की वजह से, और वो पूरी तालाब में, समुद्र में देखा होगा आपने, नदियों में देखा होगा, पूरी फैल जाती है। तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास करती है, और बहुत वो ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक कोई कॉन्सेप्ट आया है वाटर हैसनेट का, देखेंगे जरा साथ में। अब इसको ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या किया है, एक बायो एंजाइम बनाया है, इसको हम छिड़काव करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसका नाम पूछेगा आपसे, ड्राइनजाइम। ये एक हमने बायो एंजाइम बनाया है, इसको हम छिड़काव करके इसको रिमूव कर सकते हैं, ताकि नदियाँ एकदम क्लीन हो जाएं और पॉन्ड्स है वो एकदम क्लीन हो जाएं, ताकि एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता चले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस वगैरह एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे। एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अभी रिसेंटली में एक इंडेक्स आया है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और ये हर एक एग्जाम में पूछता है आपसे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दो 2024। तो इस टाइम इसको कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें इंडिया की पोजीशन आपसे पूछेगा, तो इंडिया की इसमें पोजीशन है 159 नंबर पे। ठीक है, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें इंडिया की पोजीशन पूछेगा 159 नंबर पे है। तो अपकमिंग एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आपसे पूछेगा श्री माधव पेरुमल मंदिर कहां पर स्थित है। श्री माधव पेरुमल मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये है तमिलनाडु में। और आपसे एक और पूछेगा कि पहली भारत की नक्षत्र सभा कहां पर आयोजित की गई थी, नक्षत्र सभा। और ये एस्ट्रो टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, एस्ट्रो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये को इंक्रीज करने के लिए उत्तराखंड ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो नक्षत्र सभा बेसिकली एस्ट्रो टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए और उसमें लोगों का इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए एक ये प्रयास किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, नक्षत्र सभा। और श्री माधव पेरुमल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। ये मैं आपको सब चीज़ें इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रही हैं, तो एग्जाम में ये डायरेक्टली हिट कर सकता है क्वेश्चन। जो ये करंट इवेंट्स हैं, ये न्यूज़, ये मंदिर वगैरह पूछ रहे हैं आपसे, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कला एवं संस्कृति का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और आपसे पूछेगा कुथान दावर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, कुथान
और ये भी कुथान दवर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अभी रिसेंटली में सेलिब्रेट हुआ था, तो ये हाईलाइटेड है। ओके, तो इसको लिख लीजिए आप। अब मैं ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको। वोल्केनो की बात करता हूँ मैं। रिसेंटली में पूरे वर्ल्ड में कुछ बेसिकली वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, और एक एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, एक डोरमेंट वोल्केनोज होते हैं, एक डेड वोल्केनोज होते हैं। तो वोल्केनोज मतलब जो एक्टिव हैं उनमें लावा कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है। तो अभी रिसेंटली में किस कंट्री में, ये पूछ लेगा आपसे, एक्टिव वोल्केनो में कौन सा ये है और किस कंट्री में प्रेजेंट है। तो मैं लिखाता हूँ आपको ये, माउंट रियांग, और ये है इंडोनेशिया में। किसकी कैटेगरी में आता है? ये एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आता है, जो कंटिन्यूसली लावा इरप्ट करता है, एक्टिव वोल्केनो। और जैसे अदर हैं जो प्रेजेंटली एक्टिव कंडीशन में हैं, तो उसमें कराकतू, माउंट मेरापी, और माउंट सिमेरू, ये सारे प्रेजेंट हैं जो एक्टिव कंडीशन में है। इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली में इसमें eruption हो रहा है वो मैग्मा का। तो माउंट रियांग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसको आप। अभी रिसेंटली में ओशनिक रिसर्च के अंदर पाया गया है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है वो कहाँ पर मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मैक्सिको में मिला है। किस में मिला है? चेतुमल खाड़ी में। चेतुमल खाड़ी कहाँ पर प्रेजेंट है? मैक्सिको में। उसका नाम दिया गया है ओशनिक साइंटिस्ट ने। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल, चेतुनल बे इन मैक्सिको। और ये कहाँ पर प्रेजेंट, इसको नेम किस दिया गया है पूछेगा आपसे। इसका नेम थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है। ताम जा ब्लू होल। तो साइंटिस्ट ने इसका नेम दिया है तामजा ब्लू होल। इसको लिख लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट न्यूज में बताना चाहूंगा आपको। 53 मिनी, ये क्या है? ओपन एआई मॉडल है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। और किसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। किस उद्देश्य से किया है? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से इंट्रोड्यूस किया है। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे सॉल्व टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और क्वेश्चन आंसरिंग करना, उसको सॉल्व करना, पजल्स को। मीन्स ये भी एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया 53 मिनी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करेगा। जैसे हमने गूगल में कुछ भी स्पीकअप करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको डिटेक्ट करता है, और जो भी आपकी क्वेरी है उसको ऑन द स्पॉट वो सॉल्व करता है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया है ओपन एआई मॉडल। इसका नाम है 53 मिनी। तो ये अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो लास्ट वीक में हुई हैं। मैंने आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करी। आई होप दैट ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट है, आपसे मोस्टली हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्स में सेक्शन में लिखिए। और आप सबके लिए स्टूडेंट्स
मैक्सिमम मैगजीन है, हम सारे प्रयास टीचर्स अपने कर रहे हैं और अपने बेहतर बेहतर कंटेंट उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया में, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, केरल से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, कहीं भी आप प्रेजेंट हैं, आपको आपके डोर स्टेप पे मात्र 30 रुपीज़ में ओनली आपको वो मिलेगी। स्पीड पोस्ट के थ्रू, चाहे नॉर्मल पोस्ट के थ्रू, आप उसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। मैक्सिमम मैगजीन का मैं मंथली डिस्कशन भी करता हूं हमारी रेजोमैक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। और आप फ्री में पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रेजोमैक्स ऐप को डाउनलोड करके आपको फ्री पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो आपकी एक बार उसको जज कीजिए, आपको अच्छी लगती है तो उस मैगजीन को, आई होप दैट आपको पसंद आएगी मैगजीन। और आपको, मुझे उम्मीद है आप इतना बेहतरीन एनरिच कंटेंट उसके अंदर देखोगे ना, फिर आप उसको डायरेक्टली परचेस करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों नए सेशन में, नया कुछ इंपॉर्टेंट, अगली बार बेहतरीन न्यूज़ इसी तरह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद दोस्तों।